वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नीचे उर्दू लिखी भी आए तो इस बटन को क्लिक कर दें। मादी में भी तुम लोग बूढ़ की कारकर्दगी देखते रहे हो और आप भी देख लेना। लेने दो बूढ़, जिस वक्त हमें गोटाइलेर बोर्ड से अगवा किया गया था उस वक्त तुम कहाँ थे और फिर जजीरे पर कैद के दौरान तुमने कौन सा तीर मार लिया? मैंने कहा, और इस वक्त भी मुझे भूख लग रही है। तुम तो जानते हो भूख के आलम में आदमी को ढंग का काम ही नहीं कर सकता, लिहाजा पहले खाने का बंदोबस्त किया जाए। जाकर किसी होटल से खाना ले आओ। मैंने कहा, इस वक्त हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। बुढ़ खाना लेने चला गया और बेतहजीब के साथ आइंदा के प्रोग्राम बनाने में मसरूफ हो गया। बुढ़ की वापसी तक हम अपने प्रोग्रामों को हतमी शक्ल दे चुके थे। शाम के वक्त हम तीनों कार में बैठकर चल पड़े। अली के ग्रुप के चारों अराकीन को हमने बंगले पर ही छोड़ दिया था। अभी उनसे काम लेने का वक्त भी नहीं आया था। मैंने एक टेलीफोन बूथ के सामने कार रोकी और तहदीब से कहा, जाओ लेकिन 2 मिनट से ज्यादा मत लगाना। कदीम ने सर को इस बाती जुम्बश दी और फोन बूथ की तरफ बढ़ दी। मैंने उसे मादाम कलारा को फोन करने के लिए भेजा था। मैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज़हनी दचके पहुंचाना चाहता था। वो लोग नंबर ट्रेस कर भी लेते तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। वो यही समझते रहते कि रीना उससे पहले भी इधर उधर फोन करती रही है। तहदीब एक ही मिनट में वापस आ गई। मैंने उसे कह दिया है कि हमने डेविड रियान को अगवा कर लिया है और आइंदा गुफ्तगू 1 घंटे में होगी। ठीक है, मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। उसने किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। जाहिर उसे यकीन नहीं आ सकता था, लेकिन उसने मुझे उलझाने की कोशिश जरूर की थी। जाहिर है वो ये मालूम करके कि मैं कहां से उसे फोन कर रही थी अपने आदमियों को इतला कर देती। मालूम तो उन्होंने अब भी कर लिया होगा कि कॉल कहां से की गई है। मैंने कहा, और जिस पैमाने पर रैंडल काम करता है उससे कुछ बाइद नहीं कि फौरी तौर पर तमाम टेलीफोन बूथों की निगरानी शुरू करा दी जाए। बिल्कुल मुमकिन है, तहजीब ने कहा। वैसे भी शहर में ज्यादा टेलीफोन बूथ नहीं है, निगरानी करने के लिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न खेल की इब्तिदा उन लोगों की शिकार से की जाए जो निगरानी पर मामूर किए जाएंगे। बूढ़ ने कहा, अभी ये कबल अज़ वक्त होगा बूढ़। मैंने कहा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम ये इक़दामात भी करेंगे। मैं बड़ी आहिस्ता रफ्तार से ड्राइव कर रहा था। रूप साहिल समंदर की तरफ था। आधे घंटे बाद हम साहिली तफरीगाह तक पहुंच गए। यहाँ एक रेस्टोरेंट है। तहदीब मैंने कार पार्क करते हुए कहा, वहाँ पब्लिक फोन बूथ भी है, वहाँ से कलारा के लिए एक फोन और हो जाए। क्यों नहीं? तहजीब मुस्कुराई। उन लोगों को हरासा करने में मुझे बहुत लुत्फ आ रहा है। तहजीब फोन बूथ की तरफ बढ़ गई और मैं बुढ़ के साथ बाहर ही टहलने लगा। मेरी नजरें वहां तबरी के लिए आने वालों के चेहरों पर फिसल रही थी। हमारे लिए अपने सायों तक से मोहतात रहना जरूरी था। मुकाबला रैंडल से था, जिसकी मादी की कारकर्दगी बेफरामोश नहीं कर सकता था। तुमने मादाम कलारा की रिहाइशगाह देख लिया बूढ़? अचानक मैंने बूढ़ से सवाल किया। हाँ चीफ, बूढ़ ने कहा। उसकी रिहाइशगाह शहर से जरा हटकर है और जिस जगह वो रह रही है वो किसी महल से कम नहीं है। वो 2 एकड़ से कम का प्लाट तो हरगिज नहीं है और रिहायशी इमारत से बाउंड्री वॉल का फासला 100 फीट से तो कहाँ ही कम होगा और बाउंड्री वॉल भी 12 फीट से कम बुलंद नहीं है। गेट पर मुसल्ला बावर्दी मुहाफिज पहरा देते नजर आ गए। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी शहजादी का महल हो। मेरी आंखों में वो 10 बम घूम गए जो गाड़ी की डिक्की में मौजूद थे। बड़े गन में भी जियो और साइलेंसर लगे हुए रिवाल्वर इसके अलावा थे जो हम तीनों के पास मौजूद थे। हम हर किस्म के हालात से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अब जल्दी से यहाँ से खिसक लो अली, तहदीब ने वापस आकर कहा। मैंने उससे कुछ ज्यादा ही तवील गुफ्तगू कर लिया है, परवाह मत करो। बगाबिल नहीं और फिर कौन सा? हमारे चेहरों पर कोई तहरीर लिखी है जिसे पढ़कर कोई हमें पहचान देगा। ये बताओ गुफ्तगू क्या हुई? मैंने अंदाजा लगाया है कि उसे डेविड के अगवा पर वाकई यकीन नहीं है। थोड़ी देर बाद उसे यकीन आ जाएगा, मैंने कहा और अचानक चौंक पड़ा। मैंने रैंडल उर्फ मोशी आवड़ को देखा था। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। वो सुर्ख रंग की लंबी कार से उतरा था और अदरचे वो मेकअप में था, लेकिन मैं उसे उसकी चाल से पहचान सकता था। वो मेरी तवक्को से बहुत पहले सामने आ गया था। मैंने ज़हनी तौर पर खुद को हर किस्म की सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। हमसे अलग हो जा बूढ़, मैंने सरसराती आवाज में कहा। बुढ़ ने फौरन ही मेरे कहने पर अमल किया। उसने मेरे लहजे की संगीनी महसूस कर ली थी और ये उसकी बहुत बड़ी खूबी थी कि आम सूरत में वो जितनी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया करता था, खास हालात में उतना ही संजीदा हो जाता था। उसकी संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमसे अलहदा होते वक्त उसने मेरी निगाह का दाकुब दिया था और रैंडल को देख लिया था। ये और बात है कि मेकअप के बायस उसे पहचान नहीं सका था। खैरियत तो है अली? तहदीब ने सरगोशियाना आवाज में कहा। बूढ़ी की तरह उसकी नजरें भी कार पर जमी हुई थी, मगर वो भी रैंडल को नहीं पहचान पाई थी।
खैरियत ही समझो, मैंने सरदरी अंदाज में कहा और उन दुकानों की तरफ देखने लगा जो फुटपाथ पर खस्ता कैबिनों में खोदी गई थी। उन दुकानों में सीपियों से बनी हुई आराइशी एशिया फरोख्त की जाती थी। दिन के वक्त यहाँ सन्नाटा रहता होगा, लेकिन इस वक्त वहाँ खासा रश था। हर दुकान के सामने लोगों का रश नजर आ रहा था। आओ भाई हम भी यहाँ से कुछ खरीद लें, मैंने तहजीब का हाथ थामते हुए कहा। उस वक्त तक रैंडल कार का दरवाजा बंद कर चुका था और रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। तुम मुझे यूं नहीं बहला सकते अली, तहजीब ने कहा। मैंने उसे पहचान दिया है, वो रैंडल ही है। तहजीब की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। अगर तहजीब ने उसे ना पहचाना होता तो शायद मैं इस जाल में फंस जाता जो मेरे लिए बिछाया गया था, लेकिन तहजीब ने उसे पहचान कर मेरे लिए सोचने की नई राहें हमवार कर दी थी। सवाल ये पैदा होता था कि उसका मेकअप इतना कच्चा क्यों है कि उसे इतनी आसानी से पहचान लिया गया। नहीं तहजीब, मैंने एक तवील सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, वो रैंडल नहीं है। तहजीब ने दोबारा उसकी तरफ देखा। वो अब रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहा था। उसे इतने गौर से मत देखो तहजीब, किसी को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर वो रैंडल नहीं है तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? और फिर अगर कोई ये महसूस कर भी ले कि हम उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले यहाँ से हट जाओ। मैंने तहजीब के हाथों में हाथ डालकर टैले किसी अंदाज में आगे बढ़ने लगा। ये जो कोई भी है उस पर इस किस्म का मेकअप किया गया है कि उस पर रैंडल का गुमान गुजरता है। पहले मैं खुद भी यही समझा था कि ये रैंडल है, लेकिन जब तुमने भी उसे रैंडल की हैसियत से शिनाख्त कर लिया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो एक जाल है जो हमारे लिए बिछाया गया है। ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसका मतलब हुआ कि हमें पहचान लिया गया है। तुम गलत समझ रही हो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमें शिनाख्त कर लिया गया है, बल्कि ये हरकत हमें शिनाख्त करने के लिए की गई है। रैंडल ने मफरूदा कायम किया होगा कि रीना जो कोई भी है तनहा नहीं है और मुमकिन है वो या उसके साथी रैंडल से भी वाकिफ हो। इस मफरूजे के तहत एक ऐसा शख्स तैयार किया गया जिस पर यह गुमान हो कि वो रैंडल है और किसी और बेकअप में है। फिर तुम्हारे फोन का इंतजार किया गया और उस शख्स को यहाँ भेज दिया गया। तुमने यहीं से फोन किया था और ये बात यकीनी है कि उन्होंने फोन नंबर का सुराग लगा लिया है, तभी वही शख्स सीधा यहाँ पहुंचा है। पहली नजर में तो मैं ही धोखा खा गया था, वरना बूढ़ वाला होने का मशवरा ना देता। एक तरह से ठीक ही हुआ, तहजीब ने कहा। मालूम नहीं इस शख्स की निगरानी कितने लोग कर रहे होंगे। माना कि वो हमें शिनाख्त नहीं कर सकते, लेकिन बूढ़ तो अपने कद की वजह से अलग ही पहचाना जाता है। मेरा ख्याल है बूढ़ ने भी उसे पहचान लिया होगा और किसी हद तक मोहतात भी हो गया होगा, लिहाजा अब वो इधर का रुख नहीं करेगा। बस मुझे उससे ये डर है कि वो शख्स में दिलचस्पी ना लेने लगे। अगर ऐसा हुआ तो वो रैंडल के आदमियों की नजरों में आ जाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। हमें हर कीमत पर उससे बचकर काम करना है। कुछ दूर जाने के बाद हम टहलते हुए वापसी के लिए पलट गए। शाम का वक्त होने की वजह से लोगों का खासा रश था, मगर इतना भी नहीं कि हमें चलने की जगह ना मिलती। हमारे मेकअप ऐसे नहीं है कि कोई हमें पहचान ले, मैंने कहा, लेकिन हमें किसी और अंदाज से पहचाना जा सकता है। कितने लोग ऐसे होंगे जो हमारे हर अंदाज से इस हद तक वाकिफ हों कि हमें मेकअप में भी पहचान लें? बजाय रैंडल की अलावा और कोई ऐसा नहीं, और वो भी उसी सूरत में हमें पहचान सकता है जब खास तौर से इसी मकसद के तहत देखे। वैसे मुझे तो खुद पर पूरा कंट्रोल है, रैंडल का बाप भी मुझे नहीं पहचान सकता। किसी हद तक अपनी हरकतों सकनात पर मुझे भी काबू है, मगर तुम्हारी तरह मैं हर वक्त तुम पर काबू नहीं रख सकती। फिलहाल इसकी जरूरत भी नहीं। हमें फौरी तौर पर ऐसा कोई खतरा दरपेश नहीं है। रैंडल की जगह जो भी शख्स हो वो हमसे वाकिफ नहीं हो सकता। ओ अली, अचानक तहजीब चलते चलते रुक गई। तुमने शायद इस पहलू पर गौर नहीं किया कि उस शख्स की निगरानी करने वालों में खुद रैंडल भी शामिल हो सकता है। तुम ठीक कह रही हो, मैंने तशवीश से कहा। जिस अंदाज में वो सामने आया है उसके बाद किसी और पहलू पर सोचने की मोहलत नहीं मिली। ऐन मुमकिन है कि तुम्हारा खदशा दुरुस्त सी साबित हो, और अगर ऐसा हुआ तो हम शदीद खतरे में हैं। गोटेल एयरपोर्ट पर एक बार हम उसका कमाल देख चुके हैं। वो न सिर्फ बहुत फुर्तीला है बल्कि उकाबी निगाह भी रखता है। हम दोनों ही किनारे रुक गए थे। पार्किंग मुकाम से साहिल समंदर कम अज कम 2 फरलांग दूर था। जिस जगह हम खड़े थे वो पक्की थी, मगर उससे आगे रेत ही रेत थी। क्या सोचने लगे अली? मुझे खामोश देखकर तहजीब बोली, मैं सोच रहा हूँ कि फिलहाल यहीं तैरना हमारे लिए किसी तरह भी ठीक नहीं है। मैं किसी जाल में फंसने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी तुमने यहीं से मादाम कलारा को फोन किया था, फोन तवील हो गया। उसने जानबूझकर तुम्हें बातों में उलझाया होगा और ना सिर्फ नंबर ट्रेस कर लिया होगा बल्कि अपने आदमियों को तेजी से हरकत में भी ले आई होगी। ये उन लोगों की एक अंधी चाल है, और अगर हम उस अंधी चाल में फंस गए तो मुझे जिंदगी भर इसका अफसोस रहेगा कि मेरी वजह से रैंडल को सुरखरू होने का मौका मिला। मैं हर कीमत पर उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ। क्या तुम जरूरत से ज्यादा एहतियात से काम नहीं ले रहे? तहजीब ने मुझे गौर से देखा। नहीं, मैं मुस्कुराया। ये एहतियात ज्यादा जरूरत नहीं बल्कि जरूरत के ऐन मुताबिक है।
ये मुमकिन है कि जिन लोगों ने फोन किया था वो भी यहीं मौजूद हों, और ये बात भी यकीनी है कि रीना जो भी है तनहा नहीं है, उसके कुछ और साथी भी उसके साथ सरगर्म अमल है। लिहाजा एक एक शख्स को मशकूक निगाहों से देखा जा रहा होगा। क्या हमारा इस तरह यहाँ खड़े होकर बातें करना हमें मशकूक नहीं बनाता? हमारे तरफ सन्नाटा होता तो यकीनन हमारा अंदाज मशकूक हो जाता, मगर इस वक्त तो देखने वाले हमारे बारे में यही गुमान करेंगे कि हम मोहब्बत भरी सरगोशियां कर रहे हैं। तहजीब शर्मा गई। क्या मोहब्बत भरी सरगोशियां करने के लिए हमारे पास यही मुकाम रह गया है? ऐन उसी वक्त मैंने एक शख्स को गैर महसूस अंदाज में अपनी जानिब बढ़ते हुए महसूस किया। उसका अंदाज अगरचे सरसरी था, मगर मेरी छठी इसने मुझे बरवक्त खबरदार कर दिया। तुम एक इशारा करके तो देखो जाने मन, मैंने तहजीब के कांधे पर झुकते हुए जरा बुलंद आवाज में कहा। अगर मैं तुम्हारे लिए आसमान पर चमकते हुए सितारे ना तोड़ता हूं तो कहना। तहजीब महज एक लम्हे के लिए चौंकी, मगर उसने बड़ी तेजी से खुद को संभाल लिया। उसने मेरे अंदाज में कोई गैर मामूली बात महसूस कर ली थी, और यकीनन उसकी गैर मामूली जहानत का ही करिश्मा था, तो उसने भी किसी रवायती महबूबा का सा अंदाज इख्तियार कर लिया। छोड़ो रहने दो, वो इडलाई, मैं तुमसे एक मामूली हार की फरमाइश की थी, वो तो तुम पूरी नहीं कर सके। आसमान से तारे क्या तोड़कर लाओगे? बस चंद दिन और ठहर जाओ, मैं तुम्हें हीरे जवाहरात में तोल दूंगा, मैंने ठीक आशिकाना लहजे में कहा। तहजीब ने मुंह फुला लिया। तुम्हारे चंद दिन किसी तरह पूरे नहीं हो चुकते, जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे अरे, तुम तो नाराज ही होगी। मैंने तहजीब के शाने पर हाथ रख दिया। यकीन करो, इस बार मैं तुमसे झूठा वादा नहीं कर रहा, कल ही वो हार तुम्हें दिला दूंगा, सच। तहजीब यूं खिल्लू कि जैसे उसे दुनिया भर की दौलत मिल गई हो, और मैंने कनकियों से उस शख्स की तरफ देखा जो अपनी दानिश में हमारी बेखबरी में हमारी गुफ्तगू सुनकर जा रहा था। वो हमारी तरफ से मुतमईन हो चुका था और अब किसी और मशकूक शख्स की तलाश में था। मालूम नहीं इस किस्म के और कितने लोग यहाँ शिकारी कुत्तों की तरह घूम रहे होंगे, मैंने तवील सांस लेकर कहा। तहजीब ने मुतजस्सिस निगाहों से उस शख्स की तरफ देखा और बोली, मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि कोई हमारे करीब आकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अंदाजा हो भी नहीं सकता था, मैंने शरारत अमेज अंदाज में कहा, इसलिए कि तुम उस वक्त शर्माने में मसरूफ थी। चलो अब यहाँ से तो चलो या यहीं खड़े रहोगे? तहजीब ने जीभ कर मौजू बदलने की कोशिश की। पहले उस हार के बारे में तो कुछ पता चल जाए जिसकी तुमने मुझे फरमाइश की थी, मैंने शरारत अमेज अंदाज में कहा। पता चलने का वक्त तो गुजर चुका है, अब तो तुम वो हार पिलाने का वादा कर चुके हो। तहजीब भी शौकी पर उतर आई। चलो कोई बात नहीं, मैंने एक ठंडी सांस ली। मोहब्बत में इस किस्म के नुकसानात तो बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। इस वक्त तो तजर्बे कारों जैसी बातें कर रही हो, तहजीब ने हंसकर कहा। मुझसे पहले कितनी लड़कियों से मोहब्बत कर चुके हो। मेरा ख्याल इस किस्म की गुफ्तगू करने के लिए ये जगह ना मौजू है। अचानक मैंने चौंक कर कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम तो यहाँ से निकल जाएंगे, मगर बूढ़ का क्या होगा? तहजीब ने कदर परेशानी से कहा। बूढ़ अपने लिए रास्ते बनाने के फन से खूब वाकिफ है, मैंने बेपरवाही से कहा। बहुत मुमकिन है वो कहीं छुपा हम पर ही नजरें रखे हुए हो। तहजीब कुछ नहीं बोली और हम दोनों कार तक आ गए। तहजीब मेरे साथ अगली निशिस्त पर ही बैठ गई थी। अब ये बताओ कि मादाम कलारा से क्या गुफ्तगू रही? मैंने कार बैक करते हुए पूछा। कोई ऐसी काबिल जिक्र बात तो नहीं हुई, तहजीब ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। रास्ते से मैंने उसे यो फोन किया था, उसने तो मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया था। बस उससे इतना कहा था कि हमने डेविड रियान को अगवा कर लिया है। अब होटल के फोन बूथ से उससे जो गुफ्तगू हुई तो उसने पहले तो डेविड रियान को पहचानने से इनकार कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर तुम उसे नहीं जानती तो कल उसकी लाश शीगोराय की किसी सड़क पर नजर आएगी। मेहरारू से ये मानना पड़ा कि वो डेविड रियान से वाकिफ है, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि वो हमारे कब्जे में हो सकता है। उसके लिए वो ये जानना चाह रही थी कि हमने उसे किस मुकाम से अगवा किया। मैंने कहा कि हमने उसे यहाँ पहुंचने से कबल ही उचक लिया था। उसने तुमसे इतनी बातें महज इसलिए की कि उसे थोड़ी सी मोहलत दरकार थी। अगर तुम उससे एक आध मिनट और बात कर लेती तो शायद रंगे हाथों ही पकड़ी जाती। मुझे इसका अंदाजा था, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया, वरना कलारा तो मजीद बातें करने के मूड में थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि तुम डेविड रियान पर ही क्यों जोर दे रहे हो। गोटेल में यहूदी एजेंटों की फहरिस्त तुम्हें फराहम करने की पादाश में वो पहले ही जेर अताब है। रैंडल ने उसे कत्ल करने का फैसला कर रखा है। उसके अगवा से रैंडल या मादाम कलारा की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? यह तो दुरुस्त है कि डेविड को कत्ल करने का असूली फैसला कर लिया गया है, लेकिन ये तो अंदर की बात है। जाहिरी तौर पर तो उसकी हैसियत एक अहम कारिंदे की है। अगर वो गोटेल में इंचार्ज था, इस सदाद ने सोचो कि रीना इस बात से कैसे वाकिफ हो सकती है कि डेविड रियान ईगल का मुजरिम है। उसे तो मादाम कलारा के आदमी की हैसियत से अगवा किया गया है। चाहो तो यूं भी कह सकती हो कि तुमने उन लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया है। कम अज कम वो तो इसी अंदाज में सोचेंगे।
दूसरी बात ये कि उनकी अना का मसला है, वो ये गवारा कर ही नहीं सकते कि कोई इस तरह उनके मुकाबिल आ खड़ा हो। और तीसरी बात ये कि रीना को डेविड के बारे में मालूमात कहाँ से हासिल हुई। तहजीब ने हंसकर कहा, ये बात भी है, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। उन्हें ये फिक्र सता रही होगी कि और कौन कौन जीना के हथे चढ़ गया है। तुम अपनी खैर मनाओ चीफ। ओकब से बूढ़ की आवाज आई और मैं चौंक पड़ा। तुम्हें मालूम है जिस तरह से मैडम ने फोन किया था, उसके सामने ये एक काउंटर है जिस पर मुस्तकिल एक शख्स की ड्यूटी रहती है। उन लोगों ने उस शख्स से पूछगछ की थी। उसने मैडम को देख लिया था और उसने ये भी कहा था कि दोबारा देखने पर वो उस औरत को पहचान सकता है जिसने थोड़ी देर कबल फोन किया था। फिर क्या हुआ? तहजीब ने चौंक कर पूछा। वो लोग उसके साथ बाहर आए थे, लेकिन उस वक्त तक तुम दोनों वहाँ से हट चुके थे। अब जाहिर है वो उस शख्स को साथ लेकर इतनी बड़ी जगह तो घूमने से रहे। तुम्हें ये सब बातें किस तरह मालूम हुई? तहजीब ने हैरान होकर कहा। तुम्हारे पास से खिसक कर मैं उसी तरफ निकल गया था। बूढ़ ने कहा, याद रखो, बूढ़ कभी अपनी जिम्मेदारियों की तरफ से गाफिल नहीं रहता। गोया हमारा इस वक्त का मिशन नाकामी से हमकनार होते होते बचा है। तहजीब ने एक तवील सांस दी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने कहा। जब हम मैदान अमर में उतरते हैं तो ऐसी छोटी मोटी रुकावटों का सामना तो करना ही पड़ता है, और यही छोटी मोटी रुकावटें बाज़ औक़ात रास्ते मसदूद करने का बायस भी बन जाती हैं। तहजीब ने जवाब दिया, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। बादाम कलारा को खुशफहमियों का शिकार होने दो। इस वक्त उन्हें मामूली सी कामयाबी जरूर हुई है, जिसके बल पर उन्हें यकीन होगा कि वो जल्दी रीना को बेनकाब कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है। तुमने उन्हें ग्राम के सर का जो तोहफा भिजवाया है उसका मालूम नहीं क्या हुआ होगा। बूढ़े का होना क्या है, पहले उन्होंने खुशियां मनाई होंगी, फिर खुद भी परेशान होंगे कि किस किस्म की चोट लगी है। हमें किसी न किसी तरह मालूम करना चाहिए कि उन लोगों पर उस आने के क्या असरात हुए हैं, क्या जरूरत है। मैंने बेपरवाही से कहा, जो कुछ उन पर बीती होगी हमें उसका बखूबी अंदाजा है। उसके बगैर मजा नहीं आएगा चीफ। दुश्मन की बुकलाहटों से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। अम्बल तो ऐसा यहाँ कोई मौका है ही नहीं, और अगर होता तो भी मैं तुम्हें इसकी इजाजत ना देता। जो तुम्हारे जी में आती है वही करते हो। बुढ़ के जज्बात का जरा भी लिहाज नहीं करते। बुढ़ बुढ़ाने लगा। मेरा ख्याल इसे इजाजत दे ही दो, तहजीब ने कहा। अपने तौर पर इसका जो जी चाहे करे, इसी इजाजत ना मिली तो ये हमारे कान खा लेगा, हमारा दिमाग चाट जाएगा। मेरा बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरह भी मुमकिन हो ईगल की सफों में इंतजार पैदा किया जाए। उसी मकसद के तहत मैंने ग्राम पर अपना मेकअप करके उसका कटा हुआ सर मादाम कलारा की खिदमत में रवाना किया। रीना भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। मेरा मौकफ है कि हमें अपनी तमाम तर तवज्जो अपने मिशन पर मरकूज रखना चाहिए। अगर हम ये मालूम करने के चक्कर में पड़े कि हमारे इक़दामात उन पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपनी तवानाइयां गलत सीमत में इस्तेमाल कर रहे हैं। बूढ़ हमारा बेहतरीन साथी है, लिहाजा मैं इसे तवानाइयों के ज़िया की इजाजत नहीं दे सकता। हम इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है चीफ, बूढ़ ने कहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पोजीशन से पूरी तरह फायदा नहीं उठा रहे और मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है। अब तुम एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हो। अगर मुझसे कोई कोताही हो रही है तो तुम उसकी निशानदेही करो। मादाम कलारा उसके तमाम साथी हमारी नजरों में हैं, जो नजरों में नहीं है वो नजरों में आ सकते हैं। तुम उन्हें चुन चुन कर मारना क्यों नहीं शुरू कर देते? तुमने ये क्यों फर्ज कर लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? मैंने पुरसुकून लहजे में सवाल किया। बात फर्ज करने की नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ जो कुछ नजरों के सामने है। तुम खुद टेलीफोन करके मादाम कलारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बूढ़ खासा बिनाया हुआ नजर आ रहा था। मैंने कहा ना कि मेरा मकसद उनकी सफों में इंतजार पैदा करना है, और मेरा मकसद बहुत अच्छी तरह पूरा हो रहा है। मैंने बूढ़ से तफहील लेने की गर्ज से कहा, ये तुम्हारी खुशफहमी है। बूढ़ ने जल कर कहा, अगर इस किस्म की बेसरूपा हरकतों से इंतजार बर्पा होने लगे तो हर शख्स घर बैठे इंतजार बर्पा करने लगे। मामला सिर्फ टेली बूथ तक तो महदूद नहीं है बूढ़, हमने उनके एक आम आदमी डेविड रियान को भी अलवा किया है। मैंने कहा, मेरे लहजे में बदसूर शरारत थी। बस रहने दो चीफ, मालूम में क्यों रोज बरोज तुम कायल होते चले जा रहे हो, हाथ पैर हिलाना ही नहीं चाहते। शायद ये मैडम की कुर्बत का असर है। शाबाश, मैं हंस पड़ा। तो अब तुम मुझे इस तरह गुस्सा दिलाने की कोशिश करोगे? तुम आखिर चाहते क्या हो बूढ़? तहजीब ने कहा, हम लोग आज ही तो यहाँ पहुंचे हैं। एक दिन में कितने काम किए जा सकते हैं? जो कुछ भी किया जा सकता है उससे तो नाम मोड़ा जाए, या हम लोगों के लिए कोई कोटा मुकर्रर है कि एक दिन में इससे ज्यादा काम ना किया जाए? ऐसी तो कोई बात नहीं बूढ़ कि हम हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हों। अभी तुम देखना, तहजीब मादाम कलारा से ट्रांसमीटर पर राब्ता करेगी। मैंने तहजीब को समझाना शुरू कर दिया कि उसे बादाम कलारा से क्या क्या बातें करनी है।
इस दौरान मैं गाड़ी शीबुराए की एक मुजाफाती सड़क पर निकाल लाया था, जहां जरे शामी सन्नाटा छाया नजर आ रहा था। तहजीब में मेरी हदायत अच्छी तरह से नशीन करने के बाद ट्रांसमीटर पर मादाम कलारा की फ्रीक्वेंसी सेट की। राब्ता कायम होने में देर नहीं लगी। दूसरी तरफ से मादाम कलारा अपना कोड नंबर दोहरा रही थी। अपने कोड अपने पास ही रखो कलारा, भूरी बिल्ली। रीना तुम्हारे इन नंबरों की मोहताज नहीं। तहजीब की आवाज सुनकर कलारा सन्नाटे में आ गई थी। तुम्हें मेरी फ्रीक्वेंसी का इल्म किस तरह हुआ? बिल्लियों से मुझे खासा शुगफ है, तहजीब ने हंस कर कहा। और अगर बिल्ली बोई भी हो तो क्या ही कहने, फिर तो मैं उसके बारे में वो मालूमात भी हासिल कर लेती हूँ जिनसे वो खुद भी लाइम होती है। फजूल बकवास मत करो, कलारा गुर्राई। अभी मैंने तुम्हें संजीदगी से नहीं लिया, वरना तुम इन फजूल बातों के लिए जिंदा ना होती। हालांकि कुछ देर पहले ही तुम्हारे कारिंदे रीना की तलाश में साइली तफरीगाह में जक मार रहे थे। तहजीब ने मदे गाना अंदाज में कहा।